हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को 3 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसमें जो पहला वीडियो रहेगा उसमें हम सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स को देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है। और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को, द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। फिर विलयन के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट्स ने कुछ नियम दिए थे, तो राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। फिर राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को देखेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। थर्ड वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और एबनॉर्मल बिहेवियर को पढ़ेंगे। असमान व्यवहार क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है। तो विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब उसके प्रत्येक हिस्से की संरचना एक जैसी होनी चाहिए। अगर विलयन में केवल 2 घटक होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। द्विअंगी विलयन या इसी कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में जो अवयव ज़्यादा होता है उसे विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहा जाता है। सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं सॉल्यूट। जो अवयव ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहा जाता है। अब हम लोग विलयनों के प्रकार की बात करेंगे और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहले में तो विलयन का नाम क्या होगा वो देखेंगे। दूसरे में विलायक क्या है वो देखेंगे। तीसरे में विलेय क्या है वो देखेंगे। और चौथे में रहेगा एग्जाम्पल। तो विलयन अगर भौतिक अवस्था पर देखा जाए, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन,
और तीसरे कहलाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। 3 प्रकार के विलयन होते हैं। जो गैसियस सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट गैस होगी, और जो सॉल्यूट होगा वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। दूसरा प्रकार है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, विलायक, वो ठोस होगा, और विलेय गैस, द्रव या ठोस में से कोई भी हो सकता है। तो जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तब विलयन बनेगा। तो अगर गैस को गैस में डाला जाए, यानी कि गैस और गैस को मिलाकर के विलयन तैयार किया जाए, तो इस तरीके का उदाहरण है मिक्सचर ऑफ N2 and O2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होगा वो इस तरीके के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है लिक्विड इन गैस। द्रव को गैस में डाला जाए, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिला दें तब जो विलयन बनकर के तैयार होगा वो लिक्विड इन गैस होगा। अब बात आती है सॉलिड इन गैस की। तो अगर हम कपूर को, कैम्फर को नाइट्रोजन में मिला दें तब जो विलयन बनकर के तैयार होगा वो सॉलिड इन गैस होगा। तो ये तो रहे गैसीय विलयनों के प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं द्रव विलयनों के प्रकार की। तो द्रव विलयन में जो पहला एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में डाला जाए तो जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुली रहती है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन इन वाटर। नाइट्रोजन जो वाटर में होगी, डिजॉल्व नाइट्रोजन जो होगी, वो इस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, अगर हम इथेनॉल और वाटर को आपस में मिला दें तो सॉल्यूशन मिलेगा, उसे हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है सॉलिड इन लिक्विड है। ठोस को लिक्विड में डाला जाए, द्रव में डाला जाए। जब ठोस को द्रव में डाले जाएगा तो इस तरीके का एग्जाम्पल होता है शुगर इन वाटर। चीनी को पानी में मिला दिया जाए तो जो विलयन बनेगा वो ठोस का द्रव में विलयन होगा। इसके बाद हम ठोस विलयनों के प्रकार देखेंगे। तो उसमें जो पहला है गैस इन सॉलिड। गैस को सॉलिड में डाला जाए, ठोस में डाला जाए। तो गैस को ठोस में डालने का जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन को जब पाउडर्ड पैलेडियम पर प्रवाहित किया जाता है तो वो उसकी सतह पर चिपक जाती है और समांग मिश्रण बनाती है। समांग मिश्रण ही विलयन हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा H2 एडजॉर्ब्ड एट PD। लिक्विड को सॉलिड में डाला जाए, द्रव को ठोस में। तो जो मरकरी होता है Hg वो द्रव अवस्था में होता है और उसे जब जिंक में मिला दिया जाता है तो जिंक अमलगम तैयार होता है और ये एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव का ठोस में बना विलयन। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए, ठोस को ठोस में। इस तरीके के एग्जाम्पल होती हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं में धातुओं को परस्पर मिलाकर के एक नई धातु तैयार की जाती है, वो ठोस का ठोस में विलयन होता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए अलॉयज या मिश्र धातुएं। तो ये तो रहा विलयन और उसके प्रकार के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है? निश्चित ताप पर विलायक की दी गई मात्रा में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे कहा जाता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सामान्यतः 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे विलेयता कहते हैं। विलेयता विलेय तथा विलायक की प्रकृति, वह ताप और दाब पर निर्भर करती है। अगर हम विलेयता के आधार पर विलयनों के प्रकार देखें तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरे कहलाते हैं अतिसंतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। संतृप्त विलयन का मतलब होता है वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। और अतिसंतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा उपस्थित हो। अब हम तीनों प्रकार के विलयनों को बनाना समझेंगे कि अगर बनाया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए हमको चीनी का विलयन बनाना है और ये तीनों तरीके के विलयन बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे और इसमें पानी ले लिया। अब इसमें हम चीनी को डालेंगे और चम्मच से उसको स्टिर करेंगे तो जो चीनी होगी वो घुल जाएगी। फिर हम उसमें और चीनी डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे, वो भी घुल गई। फिर हमने और डाली, स्टिर किया, वो भी घुल गई। फिर हम डालेंगे और अब की बार स्टिर करेंगे तो जो चीनी डाली है उसमें कुछ अमाउंट इसके नीचे बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी। और इस प्रकार के विलयन को कहेंगे अतिसंतृप्त विलयन। अब एक हम दूसरा बीकर लेते हैं और उसमें इसको धीरे से निथार लेते हैं। धीरे से निथार का मतलब उड़ेल लेते हैं। ये वाला नीचे वाला हिस्सा इसमें नहीं जाना चाहिए। तब जो विलयन बना उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और अगर संतृप्त विलयन में थोड़ा सा पानी और मिला दें तो वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। क्योंकि इसमें हमने पानी मिला दिया तो इसका मतलब है अब और चीनी घोली जा सकती है। मैंने बताया कि वो विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये संतृप्त विलयन है। इसमें अगर हम घोलेंगे तो वो तली में बैठ जाएगी, यानी कि अतिसंतृप्त विलयन बन जाएगा। और अगर इसमें पानी मिला देंगे तो और अधिक मात्रा घोली जा सकेगी, तो वो जो पानी मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। और अतिसंतृप्त विलयन का मतलब जिसमें तली में विलेय बैठा हुआ हो उसे कहा जाता है अतिसंतृप्त विलयन। अब हम लोग ठोसों की द्रवों में विलेयता देखेंगे।
solubility of solids in liquids। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है समझने वाला कि अगर विलेय और विलायक के आधार पर विलेयता देखी जाए तो विलेय भी दो तरीके का होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा, अध्रुवीय में विलेय नहीं होगा। और अध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक में विलेय नहीं होगा, अध्रुवीय विलायक में विलेय होगा। ध्रुवीय विलायक का मतलब ऐसा विलायक जिसके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों के केंद्र पृथक हों, अलग अलग हों, तो उसे कहा जाता है ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का उदाहरण है H2O, पानी। पानी में H के ऊपर, पानी में हाइड्रोजन के ऊपर अति अल्प धनावेश होता है तथा ऑक्सीजन पर अति अल्प ऋण आवेश होता है। अगर अध्रुवीय विलायकों की बात करेंगे तो उसमें बेंजीन है, टॉलिन है, ये आते हैं। इनमें धनावेशित तथा ऋणावेशित केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, समकेंद्रीय होते हैं। तो ये तो रहा विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर किस तरीके से ठोस द्रव में घुलता है। इसको देखने से ये पता लगता है लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, जो जैसा होता है वो उसी तरीके के विलायक में घुलता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं और दूसरे पॉइंट में ये है कि जो विलयनीकरण प्रक्रिया है, विलेय के घुलने की प्रक्रिया है, वो ऊष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ली चैटेरियल प्रिंसिपल्स के अनुसार अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेय की विलेयता भी बढ़ेगी। सामान्यतः विलेय की विलेयता बढ़ती है। और अगर मान लो कभी ऐसा हो कि विलेय की घुलने की जो प्रक्रिया है, यानी कि विलयनीकरण प्रक्रिया, वो ऊष्मा उत्सर्जी हो, एक्सोथर्मिक हो, तब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेय की विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन अधिकांश विलेय में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट ये है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता दाब परिवर्तित करने पर परिवर्तित नहीं होती, अति अल्प परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। तो उसे ये मान लेते हैं कि लगभग कांस्टेंट रहती है। तो दाब परिवर्तित करने पर ठोसों की विलेयता अपरिवर्तित रहती है। ये तो रहा ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब हम लोग गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने अभी बताया था जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो दाब का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें जब गैस को द्रव में घोला जाएगा तो दाब परिवर्तित करने पर विलेयता में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। दूसरी बात समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हेनरीज लॉ कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन में गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर गैस का आंशिक वाष्प दाब p है
तो ये अनुक्रमानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, मतलब विलयन में गैस का मूल प्रभाज। तो गैस का आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती हो गया विलयन में गैस का मूल प्रभाज, या इसी को लिखें तो P इज इक्वल टू हो जाता KH इंटू एक्स। KH एक कांस्टेंट है, इसे कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये लॉ ये बताता है कि अगर गैस ज़्यादा घुलेगी तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, या गैस पर दाब आरोपित किया जाएगा तो गैस ज़्यादा घुलेगी। इस तरीके का अगर उदाहरण देखें तो जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है जिससे वो जो लिक्विड है उसमें ज़्यादा घुल सके। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जो पर्वतों पर काफ़ी ऊंचाई पर लोग रहते हैं उनमें बेचैनी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। आंशिक दाब कम होने के कारण जब श्वसन होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी कम पहुँचती है और बेचैनी उत्पन्न होती है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, जो समुद्र में लोग नीचे जाते थे वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर यूज़ करते थे। समुद्र में जब नीचे जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं उन्हें, तो जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से रक्त में नाइट्रोजन घुलने लगती है, और जब वो व्यक्ति बाहर आता था तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और ये स्थिति जानलेवा भी होती थी। आजकल नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम का मिश्रण दिया जाता क्योंकि हीलियम में घुलने की प्रवृत्ति कम होती है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे आते हैं और वो है कंसंट्रेशन, सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है कि विलेय और विलायक की पारस्परिक मात्राओं को सांद्रण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी मात्रा कम है, इसको सांद्रण के पदों में लिखा जाता है। सामान्यतः अगर विलेय की मात्रा कम होती है तो ऐसे विलयन को तन विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर विलेय की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहा जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं लगता। अब एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ अलग तरीके से सांद्रण को व्यक्त किया जाता है। उन सबको देखेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसे कहते हैं प्रतिशत सांद्रण, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब होता है विलयन के 100 हिस्सों में किसी भी घटक के जितने हिस्से होते हैं उसे प्रतिशत सांद्रण कहते हैं। अगर हम विलेय की बात करेंगे तो विलेय के हिस्सों को देखेंगे, और अगर विलायक की बात करेंगे तो विलायक के हिस्सों को देखेंगे कि 100 भागों में विलेय अथवा विलायक के हिस्से कितने हैं। तो इसको 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है। पहला तरीका है परसेंटेज मास बाई मास, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है घटक का द्रव्यमान, घटक का मतलब विलेय को अगर देख रहे हैं, विलेय के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो विलेय का, और अगर विलायक का ज्ञात करना चाहते हैं तो विलायक का, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। दूसरा होता है
आयतन आयतन प्रतिशत, घटक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणा 100। ये तो रहा प्रतिशत सांद्रण। सांद्रण को व्यक्त करने का जो दूसरा तरीका है उसे कहते हैं मोलरता। मोलरिटी, मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का मतलब होता है कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। मोलरता का मान होता है m = होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और गुणा आयतन लीटर में। n जो है मोलों की संख्या, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलरता का मतलब हुआ कि 1 लीटर में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। अगर कहीं लिखा है कि मोलर विलयन है, मोलर विलयन का मतलब उसकी मोलरता 1 होती है। अगला जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसे कहते हैं मोललता, मोलैलिटी। इसको m और m डैश अथवा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है स्मॉल m में, क्योंकि ये विलेय के मोलर द्रव्यमान को भी प्रदर्शित करता है। तो m डैश से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। m डैश = हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और गुणा विलायक की किलोग्राम में मात्रा। W जो है कैपिटल W वो विलायक की किलोग्राम में मात्रा है, विलायक की किलोग्राम में मात्रा। अगर कहीं पर मोलल विलयन लिखा हुआ है तो मोलल विलयन का मतलब होगा ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 है। इसके बाद जो अगला तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वो कहलाता है नॉर्मलता। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का मतलब होता है n = विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार
और गुणा आयतन लीटर में। जो तुल्यांकी भार होता है E, ये मोलर द्रव्यमान और बटे परिवर्तन गुणांक के बराबर होता है। परिवर्तन गुणांक का मतलब क्या होता है? अगर अम्ल है तो उसकी क्षारकता, और अगर क्षार है तो उसकी अम्लता, अगर आयन है तो उस पर आवेश, और अगर लवण है तो उसका कुल धनावेश। तो F इज इक्वल टू हो जाता है अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, आयन पर आवेश, और लवण का धनावेश। अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है उसे उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl HNO3 के लिए अगर क्षारकता का मान देखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि ये जब विलयन में वियोजित होंगे तो 1 प्रोटॉन देंगे। H2CO3 H2SO4 इनकी अगर क्षारकता देखी जाएगी तो 2 होगी। इसी तरीके से अगर H3PO4 को देखा जाएगा तो वो 3 प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए जो क्षारकता होगी वो 3 होगी। अब एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जो रिएक्शन है अगर उसमें केवल 2 ही प्रोटॉन दे रहा है H3PO4 तो वहाँ पर क्षारकता 2 ही होगी, 3 नहीं लिखेंगे। क्षार की अम्लता का मतलब होता है कोई भी क्षार जितने OH- आयन देता है उसे उस क्षार की अम्लता कहते हैं। अगर KOH NaOH की अम्लता देखी जाए तो इसका मान अम्लता देखी जाए तो इसका मान 1 होगा। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, इनमें अगर अम्लता देखी जाए तो वो 2 होगी। AlOH होल थ्राइस की अम्लता देखी जाए तो ये 3 होगी। मतलब जितने भी OH- आयन रिलीज़ हों वो कहलाती है उसकी अम्लता। तो अम्ल की क्षारकता का मतलब जितने प्रोटॉन दे, और क्षार की अम्लता का मतलब वह जितने OH- आयन दे सके, वो चीज़ कहलाती है उसकी क्षार की अम्लता। अब आयन पर आवेश की बात करते हैं तो K+, Na+, Cl- इन सभी में आवेश 1 है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा वो 1। Ca++, Mg++, SO4-, इन सब में F इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि सभी के ऊपर 2 यूनिट चार्ज है। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जितनी यूनिट होता है वो F के इक्वल हो जाता है। लवण का धनावेश, लवण जब डिसोसिएट होगा, कोई भी लवण जब विलयन में डाला जाएगा तो वो वियोजित हो जाता है। वियोजित होने के बाद वो धनावेशित और ऋणावेशित आयन देता है। तो धनावेशित आयन जितने दे रहा उनका कुल आवेश जो होता है वो लवण का धनावेश होता है, और वही परिवर्तन गुणांक के बराबर हो जाता है। जैसे NaCl, ये जब वियोजित होगा तो Na+ और Cl- में, तो इसका मतलब परिवर्तन गुणांक 1 हो गया। Na2SO4, ये जब वियोजित होगा तो 2Na+ और SO4- में होगा, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा 2, लवण का कुल धनावेश। और अगर CuSO4 लिखा है तो ये जब वियोजित होगा तो Cu2+ प्लस SO4-, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये तो रहा थोड़ा सा तुल्यांकी भार के बारे में।
हम लोग नॉर्मलता की बात कर रहे थे, तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और गुणा आयतन लीटर में। अब हम लोग सांद्रण के अगले तरीके पर आते हैं, और अगला तरीका है फॉर्मलता। जब विलेय विद्युत अपघट्ट होता है तो वो धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों में वियोजित हो जाता है। अणुओं में नहीं रहता, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में वियोजित हो जाता है। तो हम मोलरता शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर मोलरता का शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हुआ कि जिसमें विलेय के 1 मोल उपस्थित हों। 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 अणु उपस्थित हों। यहाँ पर अणु नहीं है, यहाँ पर क्या होंगे, जब विद्युत अपघट्ट होगा लवण तो आयन बनेंगे। तो वहाँ पर मोलरता शब्द की जगह पर फॉर्मलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मलता F बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान और गुणा आयतन लीटर में। ये शब्द फॉर्मलता शब्द केवल विद्युत अपघट्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्ट धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं। सांद्रण को व्यक्त करने का जो अगला तरीका है वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, ppm कंसंट्रेशन बोलते हैं। ppm सांद्रण, पार्ट्स पर मिलियन। कभी कभी विलेय इतनी कम मात्रा में होता है कि उसकी पहचान करना और उसको समझना कठिन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी सांद्रण है उसमें 10⁶ का गुणा कर देते हैं और इसे पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन का मतलब होता है घटक के कणों की संख्या, विलेय अथवा विलायक की कोई भी हो, बटे विलयन में कणों की कुल संख्या, विलेय और विलायक दोनों को मिला करके, और गुणा 10⁶। इसको मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। तो ये रहा पार्ट्स पर मिलियन। वातावरण में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या पानी जब कठोर होता है तो उसमें जो अवयव उपस्थित होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उनके सांद्रण को 10⁶ से गुणा करके और बढ़ा करके प्रदर्शित किया जाता है। इसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। 1 मिलियन में विलेय के कितने हिस्से उपस्थित हैं। अब हम लोग सांद्रण के अगले तरीके पर आते हैं और उसे कहते हैं मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन। प्रभाज का मतलब होता है हिस्सा। जैसे कोई सेव है और उसमें हमने उसको 3 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा खा लिया, तो जो खाया हुआ हिस्सा होगा उसे 1/3 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बचा उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 से। मतलब 2 हिस्से बच गया और एक हिस्सा हमने खा लिया। तो इसी तरीके से विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को प्रदर्शित किया जाता है। विलेय का जो मोल प्रभाज होगा उसे स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का जो मोल प्रभाज होगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या।
अब इन दोनों का अगर योग देखा जाए स्मॉल x प्लस कैपिटल X का, तो ये n प्लस एन अपॉन n प्लस एन हो जाएगा, यानी कि 1। तो ये तो रहा विलेय और विलायक के मूल प्रभाव। इनको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो हम स्मॉल x की जगह x से लिख सकते हैं और स्मॉल कैपिटल X की जगह पर एक्स बी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसमें ए और बी दो अलग अलग अवयव हो गए, इसमें हमने विलेय और विलायक के तरीके से लिख दिया। कोई भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कई तरीके से हमने व्यक्त किया। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की परसेंटेज कंसंट्रेशन की, दूसरे नंबर पर मोलर सांद्रण की, तीसरे नंबर पर मोलल सांद्रण की, और चौथे नंबर पे हम लोगों ने बात की नॉर्मलिटी की, नॉर्मलता की, पाँचवें नंबर पर पार्ट्स पर मिलियन सांद्रण, और छठवें नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा मोल प्रभाज। अब इसके साथ साथ कुछ फार्मूला हम लोगों को और देखने पड़ेंगे। उनमें से जो पहला है वो है n इज इक्वल टू एम इंटू एफ। नॉर्मलता जो है मूलरता गुणा परिवर्तन गुणांक के बराबर होती है। दूसरा जो फार्मूला रहेगा कि अगर हम कोई विलयन बना रहे हैं और उसके लिए जो विलेय का द्रव्यमान हमें चाहिए, W इज इक्वल टू होता है ENV। V को यहाँ पर ml में लिखा गया है अपॉन 1000। जितने ml विलयन बनाना होता हम उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान अगर देखा जाए तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का लीटर में आयतन। ये बराबर हो जाता है N इंटू ई, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। चौथी चीज एसिड बेस मिक्सचर के लिए हम लोग बात करेंगे। अगर एसिड प्लस एसिड, एसिड 1 एसिड 2, या बेस प्लस बेस का मिश्रण है तो उसके लिए फार्मूला होता है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV ऑफ मिक्सचर। और अगर एसिड में बेस मिला रहे हैं तो फार्मूला होता है N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NV ऑफ मिक्सचर। इसमें जो बड़ा होगा, जिसका NV बड़ा होगा, हम उसी में से जिसका NV छोटा होगा उसको घटाएंगे। और एसिड या बेस में जिसका NV बड़ा होगा विलयन की प्रकृति उसी के अनुसार होगी। मतलब अगर एसिड का NV बड़ा है तो विलयन अम्लीय होगा, और अगर बेस का NV बड़ा है तो विलयन क्षारीय होगा। तो ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड राउट्स लॉ की बात करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।